तो आव्यूह पढ़ेंगे हम, देख लीजिएगा। आव्यूह में क्या होता है, सबसे पहले तो हम आव्यूह को जानेंगे कि आव्यूह में होता क्या है। तो आव्यूह में नंबरों को दर्शाया जाता है, जैसे सूचनाओं को व्यक्त किया जाता है। सूचना का मतलब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई राधा नाम की लड़की है, ठीक है, कोई मान लीजिए कि रिंकी नाम की लड़की है, ठीक है, और कोई मान लीजिए पूजा नाम की लड़की है, ठीक। अगर जो तीन लड़कियां हैं, राधा, रिंकी और पूजा, ये तीनों लड़के, राधा के पास मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पुस्तक की हम बात कर ले, तो राधा के पास 10 पुस्तक है, ठीक है, और रिंकी के पास 5 पुस्तक है, और पूजा के पास कितना पुस्तक है, 3 पुस्तक है। और इनके पास कलम की बात कर लिया जाए तो कलम की संख्या देख लीजिए, राधा के पास कलम कितना है, तो 10 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 10 कर लेते हैं। रिंकी के पास 15 कर लेते हैं कलम, और पूजा के पास क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है कि सूचनाओं को व्यक्त किया जाता है आव्यूह में। आव्यूह में सूचनाओं को व्यक्त कैसे करते हैं, तो राधा, रिंकी, पूजा हो गया, पुस्तक, कलम हो गया। तो इन चीजों को हम पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा हम अलग पढ़ेंगे क्या। सपोज कर लीजिए इसको हम ऐसे, अगर जो बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं, आव्यूह को बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है। अब इस वाले पोजीशन को हम पहला स्तंभ बोलते हैं, यानी कि R1 बोलते हैं, रो। समझ में आ रहा बात। और इस वाले को हम दूसरा यानी कि R2, और इस वाले को तीसरा यानी कि R3। और इसकी बात कर ले, अगर जैसे देख ले, तो ये आपका C1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो ये हो गया R1, R2, R3, और ये हो गया C1, C2, C3। अब इसी चीज को अलग तरीके से भी दर्शाया जा सकता है। थोड़े देर के लिए सोच लीजिए, इसके इसमें देखा जाए तो क्रम की बात की जाए तो क्रम क्या होगा बताइए, यानी कि कोड ऑर्डर की बात की जाए तो क्रम क्या होगा बताइएगा थोड़ा। क्रम क्या पे, तो 3 रो है, यानी कि 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा। तो 3 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो गया, 6। यानी कि कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6। यानी कि अगर जो आप इस क्रम का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, यानी कितनी संख्या वो आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि सूचनाओं को व्यक्त किया जाता है। अब इसी सूचना को दूसरे जैसे व्यक्त किया जा सकता है, कैसे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ राधा का नाम लिख दिया, यहाँ रिंकी का नाम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पूजा का नाम लिख दिया, और यहाँ पे मैंने पुस्तक लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कलम लिख दिया। अब देखिए इसी सूचना को हम दूसरे जैसे भी व्यक्त कर सकते हैं, कैसे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं पुस्तक कितना, राधा के पास पुस्तक कितना बताइए, 10 है, और यही पुस्तक रिंकी के पास कितना है, 5 है, और यही पुस्तक पूजा के पास कितना है, 3 है, ठीक है। और कलम की बात की जाए तो कलम इसके पास 10 है, और इसके पास 15, और इसके पास 8 है। मतलब आप समझ गए कि इसको भी हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। और देखिए वही सूचना है ना जी, यानी ये सूचना हम यहाँ ऐसे व्यक्त किए हैं और यहाँ ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमको रो में क्या मिल जाएगा, यानी स्तंभ, ये R1 मिल गया, और यहाँ पे ये वाला क्या मिल गया, तो ये हमको R2 मिल गया, और यहाँ पे देखेंगे तो C1 मिल गया, C2 मिल गया, और C3 मिल गया। अर्थात हम समझ सकते हैं कि ये रो यानी कि स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, और सॉरी ये पंक्ति 1 है, पंक्ति 2 है, और ये क्या स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, और स्तंभ 3 है। यानी एक ही सूचना को 2 तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। यानी हम समझ सकते हैं कि आव्यूह में हम किसको पढ़ने वाले हैं, तो सूचनाओं को व्यक्त करने वाले हैं। टोटल जितनी बड़ी बड़ी सूचना होती है उनको हम यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा लड़का इस तरीके से सूचना को दर्शा दिया, यहाँ पे कोई दूसरा लड़का इस तरीका से दर्शा दिया, तो ये सूचनाओं को व्यक्त करने का कंडीशन होता है। अब इस आव्यूह के बारे में हो गया, ये रो 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 और कॉलम कॉलम, ये आप समझ रहे हैं। चलिए हम इसके आगे आव्यूह के प्रकार देखेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं आपको आव्यूह का प्रकार बता रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको। चलिए मिटा दे रहे हैं, और आव्यूह के प्रकार को देख लीजिए। आव्यूह के प्रकार को समझा रहे हैं, और आव्यूह के प्रकार देख लीजिए। आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले बात की जाएगी, देख लीजिएगा, आव्यूह का प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार में अगर जो हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो स्तंभ आव्यूह कर लेते हैं। स्तंभ आव्यूह किसे कहते बताइए, स्तंभ आव्यूह किसे कहते बताइए, जिसमें केवल एक कॉलम हो, यानी कि एक स्तंभ हो, उसको क्या कहेंगे, देख लीजिए। यानी कि आप समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे 3 हो, 7 हो, 5 हो, ये लिख दिया गया। अब यहाँ पे पूछा जाए कितना रो है,
तो बताइए कितना रो है, 1 2 3, 3 गो रो है, कॉलम को है 1, तो जहां पे देखिए 3 गुणे क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका ऑर्डर जो है, इसका जो क्रम है, कोटि जो है 3 गुणे 1 हो जाएगा। रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम को बाद में लिखा जाता है, तो 3 गुणे 1 हो गया। अब जब भी आपको दिखे कि कॉलम की संख्या 1 हो तो उसको कौन सा अवयव कहेंगे, अस्तंभ अवयव कहेंगे। दूसरे बात कर ले हम दूसरे नंबर की, दूसरा क्या था, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, तो जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, देख लीजिए इसमें इसको देख लेते हैं, 7 8 5 6। अब बताइए इसमें कितना है, ये रो कितना बताइए, 1 है, और कॉलम कितना है, 4 है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जहां पे रो की संख्या 1 हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, और जहां पे कॉलम की संख्या 1 हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, तो ये दोनों परिभाषा हो गया। चौथा परिभाषा हम कवर कर लेते हैं, चौथा क्या बताइए, तीसरा वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ना जी, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या पढ़ते हैं सुन लीजिए। तो जहां पे ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, इसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव, यानी कि वर्ग अवयव। 3 6 7 8 ले लेते हैं। अब बताइए इसमें कितना रो है, 2, कॉलम कितना है, 2, अर्थात जिसमें आपको यम और यन बराबर दिखे, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर दिखे, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को। अब हम आगे ले लेते हैं, बोलिए विकर्ण अवयव, चौथा कौन सा, विकर्ण अवयव, देख लेते हैं। विकर्ण अवयव की बात हो रही है। अब विकर्ण अवयव किसे कहते हैं बताइए, तो विकर्ण अवयव किसे कहते हैं जिसमें, ऐसे देख लीजिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक विकर्ण के यानी कि 0 0 5, यहां पे ले लेते हैं 0 5 3 0 0, यहां पे क्या लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं 7, ठीक है। अब यहां पे हमको समझना है कि जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। देख लीजिए फिर से, जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट शून्य हो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को। चलिए इतना फाइनल होता है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। कौन सा अवयव अभी है, अदिश अवयव। कौन सा, अदिश अवयव। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। 2 अवयव बाकी है, अदिश और देख लेते हैं अदिश। यहाँ पे एक बाकी आपका 5वां नंबर पे अदिश अवयव। कौन सा, अदिश। चलिए अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये अदिश अवयव क्या है बताइए, अदिश अवयव क्या है बताइए, जिसमें बताइए अभी अदिश अवयव क्या है, जिसमें विकर्ण समान हो, जिसमें विकर्ण की संख्या, जो विकर्ण में जो अवयव है वो क्या हो, समान हो, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, ऐसे को क्या कहते हैं, अदिश अवयव। मतलब जैसे में थोड़ी देर के लिए और जैसे में ले तो 7 7 7 0 0 0 0 0 0, देख रहे हैं ना, यानी जो इसमें विकर्ण है वो क्या है, समान है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, शून्य है। तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्समक अवयव, ये जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तत्समक अवयव। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सुन लीजिए। तो तत्समक अवयव किसे कहते हैं, ऐसा अवयव, अब देख लीजिए, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण जो है वो इकाई हो, क्या हो, इकाई, यानी कि 1 हो, यानी कि 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बाकी सारे एलिमेंट अगर जो 0 होते हैं इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि हम तत्समक अवयव कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसको किससे व्यक्त करते हैं हम, आई से। अब ये अलग बात है कि अगर जो 3 रो 3 कॉलम देगा तो ये वाला व्यक्त करेंगे, और 2 रो 2 कॉलम देगा तो इसको हम दर्शाएंगे, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम देगा तो किसको दर्शाएंगे, इसको दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देख लीजिए, यानी कि ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण क्या हो, इकाई हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से बात होगी इसकी, यानी कि शून्य अवयव। कौन सा अवयव, चलिए, तो शून्य अवयव किसे कहते हैं बताइए, जिसमें
जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको कौन सा अवयव कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। हो गया फाइनल, समझ में आ रहा है? बाकी इतना समझ में आ गया। चलिए प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली बन गई है तो प्रश्नावली शुरू